नव पाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नियोलिथिक युग का आगमन सीमावर्ती होलोसीन एपिपेलियोलिथिक अवधि के बाद कृषि की शुरुआत के साथ हुआ और इसने नियोलिथिक क्रांति को जन्म दिया। इसका अंत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातु के औजारों के ताम्र युग या कांस्य युग में सर्वव्यापी होने या सीधे लौह युग में विकसित होने के साथ हुआ। आपका टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। नियोलिथिक कोई विशिष्ट कालानुक्रमिक अवधि नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का एक समूह है जिसमें जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल शामिल है। नई खोजों से पता चला है कि नियोलिथिक संस्कृति का आरंभ एलेप्पो से 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ उत्तरी सीरिया में टेल कैरामेल में 10,700 से 9,400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। पुरातात्विक समुदाय के भीतर उन निष्कर्षों को अपनाए जाने तक नियोलिथिक संस्कृति का आरंभ लेवंत, जो वर्तमान कालीन वेस्ट बैंक में लगभग 9,500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। क्षेत्र में इसका विकास सीधे एपिपेलियोलिथिक नेचुफियन संस्कृति से हुआ था, जिसके लोगों ने जंगली अनाजों के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त किया, जो बाद में सही मायने में कृषि के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार नेचुफियन को प्रोटो नियोलिथिक 12,500 से 9,500 ईसा पूर्व या कहा जा सकता है। चूंकि नेचुफियन अपने आहार में जंगली अनाजों पर निर्भर हो गए थे और उनके बीच एक तरह की सुस्त जीवन शैली का आरंभ हो गया था, इसलिए यंगर ड्रायस से जुड़े जलवायु परिवर्तनों ने संभवतः लोगों को खेती का विकास करने पर मजबूर कर दिया होगा। 9,500 से 9,000 ईसा पूर्व तक लेवंत में कृषक समुदाय का जन्म हुआ और वे एशिया माइनर, उत्तर अफ्रीका और उत्तर मेसोपोटामिया में फैल गए। आरंभिक नियोलिथिक खेती केवल कुछ पौधों तक ही सीमित थी, जिनमें जंगली और घरेलू दोनों तरह के पौधे शामिल थे, जिनमें गेहूं, बाजरा और स्पेल्ट और कुत्ता, भेड़ और बकरी पालन शामिल था। लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक इसमें पालतू मवेशी और सूअर शामिल हुए और स्थायी रूप से या मौसम के अनुसार बस्तियां बसाई गईं और बर्तन का इस्तेमाल शुरू हुआ। नियोलिथिक की सभी सांस्कृतिक तत्व संबंधी विशेषताएं हर जगह एक ही क्रम में दिखाई नहीं दी। निकट पूर्व में आरंभिक कृषक समाज में बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता था और ब्रिटेन में यह बात स्पष्ट रही है कि आरंभिक नियोलिथिक काल में किस हद तक पौधों का इस्तेमाल हुआ था या स्थायी रूप से बसे हुए समुदायों का भी वजूद था या नहीं। दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्र सभ्यीकरण कार्यक्रमों के फलस्वरूप उनकी अपनी क्षेत्र विशिष्ट नियोलिथिक संस्कृतियों का जन्म हुआ, जो यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया की संस्कृतियों से बिल्कुल अलग था। आरंभिक जापानी समाजों में खेती के विकास से पहले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। पेलियोलिथिक के विपरीत, जहां एक से अधिक मानव समाजों का वजूद था, केवल एक मानव प्रजाति होमो सैपियंस नियोलिथिक तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। हो सकता है कि होमो फ्लोरेसियंसिस लगभग 12,000 साल पहले नियोलिथिक के बिल्कुल प्रारंभ में बचे रह गए हों। नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द नियोलिथिकोस से हुई है, जिसका विच्छेदन करने पर इसका मतलब नियोस अर्थात नया और लिथोस अर्थात पत्थर है, और इस तरह का इसका शाब्दिक अर्थ नवपाषाण युग है। इस शब्द का आविष्कार 1865 में सर जॉन लुबोग द्वारा एक त्रियुगीन प्रणाली के एक शोधन के रूप में किया गया था। मध्य पूर्व एशिया में नियोलिथिक के रूप में पहचानी जाने वाली संस्कृतियों का आगमन 10वीं सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। आरंभिक विकास लेवंत जैसे प्रीपोटरी नियोलिथिक ए और प्रीपोटरी नियोलिथिक बी में दिखाई दिया और वहां से यह पूर्व और पश्चिम की तरफ फैलता चला गया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। नियोलिथिक संस्कृतियों को 8,000 ईस्वी पूर्व के आसपास दक्षिण पूर्वी एनाटोलिया और उत्तरी मेसोपोटामिया में भी देखा गया है।
चीन के हेबेई प्रोविंस में यिक्सियन के पास प्रागैतिहासिक बेइफुदी साइट में लगभग 5000 से 6000 ईस्वी पूर्व की सिशान और जिंगलोंगवा संस्कृतियों के साथ एक समकालीन संस्कृति के अवशेष शामिल हैं और ताइहांग पर्वतों के पूर्व में स्थित ये नियोलिथिक संस्कृतियां दो उत्तरी चीनी संस्कृतियों के बीच के पुरातात्विक खाई को भरती है। खुदाई क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर से अधिक है और साइट के नियोलिथिक निष्कर्षों के संग्रह के 2 चरण हैं। दक्षिण पूर्व यूरोप में कृषि समाज सबसे पहले 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास और मध्य यूरोप में 5500 ईस्वी पूर्व के आसपास दिखाई दिया। इस क्षेत्र के सबसे आरंभिक सांस्कृतिक परिसरों में थेस्ली की सेस्क्लो संस्कृति शामिल है, जो बाद में क्रिस लाइनियर बैंड केरामिक और विंका को प्रदान करते हुए बाल्कन में फैल गई। सांस्कृतिक प्रसार और लोगों के प्रवासन के एक संयोजन के माध्यम से नियोलिथिक परंपराएं पश्चिम और उत्तर की तरफ फैलती हुई लगभग 4500 ईस्वी पूर्व तक उत्तर पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गई। हो सकता है कि विंका संस्कृति ने लेखन की सबसे आरंभिक प्रणाली विंका चिन्हों का सृजन किया हो। हालांकि प्रायः सर्वत्र पुरातत्वविदों ने इस बात को स्वीकार किया है। कुकुटेनी ट्राइपीलियन संस्कृति ने 5300 से 2300 ईस्वी पूर्व तक रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन में बहुत सी बस्तियों का निर्माण किया। गोजो माल्टीज द्वीप समूह में और मनाजद्रा यानी माल्टा के भूमध्य सागरीय द्वीप पर गगांतिजा के मेगालिथिक मंदिर परिसर अपनी विशाल नियोलिथिक संरचनाओं के लिए उल्लेखनीय हैं, जिनमें से सबसे पुराना परिसर 3600 ईस्वी पूर्व के आसपास का है। हाइपोजियम ऑनफ हल्सफ्लियनी पाओला माल्टा एक भूमिगत संरचना है जिसका पता 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास की गई खुदाई से चला है। वास्तव में यह एक अभयारण्य था जो एक कब्रिस्तान बन गया, जो दुनिया का एकमात्र प्रागैतिहासिक भूमिगत मंदिर है, जहां माल्टीज द्वीपों की प्रागैतिहास में अनोखे पत्थर की मूर्ति में कलात्मकता की झलक मिलती है। उत्तर भारत की सबसे आरंभिक नियोलिथिक साइटों में से एक लहुरादेवा, जो मध्य गंगा क्षेत्र में स्थित है, जो 8वीं सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास के समय का है। अभी हाल ही में गंगा और यमुना नदियों के संगम के पास झूसी नामक एक और स्थान का पता चला है, जो अपने नियोलिथिक स्तरों के लिए 7100 ईस्वी पूर्व की 1C14 डेटिंग है। दक्षिण एशिया का एक और पुराना नियोलिथिक साइट 7000 ईस्वी पूर्व का मेहरगढ़ है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के काची के मैदान में स्थिति है और यह दक्षिण एशिया में खेती, गेहूं और जौ और पशुपालन, मवेशी, भेड़ और बकरियां की दृष्टि से सबसे आरंभिक साइटों में से एक है। दक्षिण भारत में नियोलिथिक का आरंभ 3000 ईस्वी पूर्व तक हुआ और यह लगभग 1400 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा, जब मेगालिथिक संक्रमण काल का आरंभ हुआ। कर्नाटक क्षेत्र में 2500 ईस्वी पूर्व के बाद से शुरू होकर बाद में तमिलनाडु में फैलने वाले ऐश माउंड्स दक्षिण भारतीय नियोलिथिक की एक विशेषता है। पूर्व एशिया में सबसे आरंभिक साइटों में लगभग 7500 ईस्वी पूर्व से 6100 ईस्वी पूर्व तक की पेंगतौशन संस्कृति और लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक की पिलिगंग संस्कृति शामिल है। नियोलिथिक पश्चिम पापुआ इंडोनेशियाई न्यू गिनी के छोटे और अत्यंत दूरवर्ती और अगम्य इलाकों की एक जीवन शैली के रूप में कायम है। परिष्कृत पत्थर की बसूलों और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल आजकल 2008 के अनुसार सीई उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां धातु के हथियारों की उपलब्धता सीमित है। अगले कुछ वर्षों में यह सब एक साथ समाप्त होने वाला है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी खत्म हो जाएगी और स्टील ब्लेडों और चेनसॉ का प्रचलन बढ़ जाएगा। मेसो अमेरिका में लगभग 4500 ईस्वी पूर्व तक, लेकिन शायद ज्यादा से ज्यादा 11000 से 10000 ईस्वी पूर्व पहले इसी तरह की घटनाओं का एक समूह, अर्थात फसलों की खेती और अनुद्योगशील जीवन शैलियां दिखाई दिया। हालांकि यहां नियोलिथिक के मध्य से अंतिम दौर के बजाय प्री क्लासिक या रचनात्मक शब्द का इस्तेमाल किया गया है
और आरंभिक नियोलिथिक के लिए पुरातन युग और पूर्ववर्ती काल के लिए पैलियो भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन संस्कृतियों को आमतौर पर नियोलिथिक से संबंधित नहीं माना जाता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। नियोलिथिक युग की अधिकांश अवधि में लोग छोटी जनजातियों के रूप में रहते थे जो कई समूहों या वंशों से बनी होती थीं। अधिकांश नियोलिथिक समाजों की विकसित सामाजिक स्तरीकरण के बहुत कम वैज्ञानिक सबूत मिले हैं। सामाजिक स्तरीकरण काफी हद तक परवर्ती कांस्य युग से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ परवर्ती नियोलिथिक समाजों ने जटिल स्तरीकृत सरदारी व्यवस्था का निर्माण किया था जो प्राचीन हवाई वासियों जैसी पोलिनेशियाई समाजों की तरह था, लेकिन फिर भी ज्यादातर नियोलिथिक समाज अपेक्षाकृत सरल और समतावादी थे। हालांकि नियोलिथिक समाज आमतौर पर पूर्ववर्ती पेलियोलिथिक संस्कृतियों और शिकारी समूह संस्कृतियों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक पदानुक्रमित थे। पशुपालन 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास के परिणाम स्वरूप सामाजिक असमानता में काफी वृद्धि हुई। पशुधन पर कब्जा करने के फलस्वरूप परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ और इसके परिणाम स्वरूप पैतृक धन असमानता दिखाई देने लगी। काफी बड़े पैमाने पर मवेशियों के झुंड पर काबू पाने वाले नियोलिथिक चरवाहों ने धीरे धीरे और अधिक पशुधन पर कब्जा किया, जिससे आर्थिक असमानता और स्पष्ट हो गई। हालांकि सामाजिक असमानता के सबूत को लेकर अभी भी काफी विवाद है, क्योंकि कैटल हुयुग जैसी बस्तियों से घरों और दफन स्थलों के आकार के अंतर में व्याप्त अत्यधिक कमी का पता चलता है, जिससे पूंजी की अवधारणा के बिना किसी सबूत के साथ एक अधिक समतावादी समाज का संकेत मिलता है। हालांकि कुछ घर अन्य घरों की तुलना में थोड़े बड़े और अधिक विस्तृत ढंग से सुसज्जित दिखाई पड़ते हैं। परिवार और कुटुंब अभी भी काफी हद तक आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थे और कुटुंब संभवतः जीवन का केंद्र था। हालांकि मध्य यूरोप में की गई खुदाई से पता चला है कि आरंभिक नियोलिथिक लाइनियर सीरमिक संस्कृतियां लाइनियर बैंड केरामिक 4800 ईस्वी पूर्व और 4600 ईस्वी पूर्व के बीच गोलाकार खाइयों वाली बड़ी इमारतों का निर्माण करती थीं। इन संरचनाओं और उनके परवर्ती समकक्ष रचनाएं जैसे उच्च मार्गी बाढ़े, दफन टीले और हेंज को बनाने के लिए काफी समय और मजदूरों की जरूरत थी, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति मानव श्रम को संगठित करने और उनका दिशा निर्देश करने में सक्षम थे। हालांकि गैर वर्गीकृत और स्वैच्छिक कार्यों की अभी भी काफी संभावना है। राइन के किनारे स्थित लाइनियर बैंड केरामिक साइटों में आरक्षित बस्तियों के काफी सबूत मिले हैं, क्योंकि कम से कम कुछ गांवों को कुछ समय के लिए एक नोकदार लकड़ियों की मोर्चेबंदी और एक बाहरी खाई से आरक्षित किया गया था। इन मोर्चेबंदियों और हथियार की आघात करने वाली हड्डियों वाली बस्तियों जैसे हर्कसहीम की खोज की गई है, जिससे समूहों के बीच व्यवस्थित हिंसा का पता चलता है, चाहे यह किसी नरसंहार या किसी सामरिक कृत्य का क्षेत्र हो। और पूर्ववर्ती पेलियोलिथिक की तुलना में नियोलिथिक युग के दौरान युद्ध आदि संभवतः बहुत आम थे। इसने एक शांतिपूर्ण अनारक्षित जीवन शैली जीने वाली लाइनियर पोट्री संस्कृति के आरंभिक दृष्टिकोण को त्याग दिया। श्रम नियंत्रण और अंतर समूह संघर्ष एक करिश्माई व्यक्ति के नेतृत्व वाले कॉरपोरेट स्तर या जनजातीय समूहों की विशेषता है, चाहे वह एक वर्ष समूह प्रमुख के रूप में काम करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो या कोई आद्य प्रमुख, चाहे मौजूद संगठन की गैर वर्गीकृत प्रणाली बहस का मुद्दा हो या उसका कोई सबूत न हो, जिससे इस बात का स्पष्ट रूप से पता चल सके कि नियोलिथिक समाज किसी हावी वर्ग या व्यक्ति के अधीन काम करती थी, जैसा कि यूरोपीय आरंभिक कांस्य युग की सरदार व्यवस्था में होता था। नियोलिथिक और पेलियोलिथिक समाजों की स्पष्ट निहित समतावाद की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, जिनमें से आदिम साम्यवाद की मार्क्सवादी अवधारणा सबसे उल्लेखनीय है। पेलियोलिथिक से नियोलिथिक युग के आरंभिक लोगों के आश्रय में काफी परिवर्तन हुआ। पेलियोलिथिक युग में लोग आमतौर पर स्थायी निर्माण में नहीं रहते थे। नियोलिथिक युग में मिट्टी की ईंटों से बने घर दिखाई देने लगे, जिन पर प्लास्टर किया गया था। कृषि के विकास के फलस्वरूप स्थायी मकानों का निर्माण संभव हुआ। दरवाजे छत पर बनाए जाते थे, जहां तक पहुंचने के लिए मकानों के भीतर और बाहर दोनों तरफ सीढ़ियों की व्यवस्था थी।
छत को अंदर से शहतीरों के सहायता से खड़ा किया जाता था। ऊबड़ खाबड़ जमीन को मचानों, चटाइयों और खालों से ढक दिया जाता था जिस पर लोग सोते थे। मानव जीविका और जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण और सुदूरगामी परिवर्तन उन क्षेत्रों में खेती करना था जहां सबसे पहले फसलों की खेतीबाड़ी शुरू की गई। अनिवार्य रूप से खानाबदोश शिकारी समूह की जीविका तकनीक या देहाती पारमानवता पर पूर्व निर्भरता को सबसे पहले पूरा किया गया और उसके बाद उत्तरोत्तर उसकी जगह खेतों से उत्पन्न खाद्य पदार्थों पर निर्भरता ने ले लिए। ऐसी भी मान्यता है कि इन घटनाक्रमों पर बस्तियों के विकास का काफी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि कहतों को तैयार करने के लिए अधिक समय और मेहनत खर्च करने की बढ़ती जरूरत के लिए अधिक स्थानीयकृत आवास की आवश्यकता थी। यह चलन कांस्य युग में जारी रहा और अंत में नगरों का रूप धारण कर लिया और उसके बाद शहरों और राज्य के रूप में बदल गया, जिनकी विशाल जनसंख्या को खेतों की बढ़ती उत्पादकता द्वारा बनाए रखा जा सकता था। नियोलिथिक युग में आरंभिक कृषि प्रक्रियाओं के आरंभ से जुड़े मानव संपर्क और जीविका के तरीकों के गहरे मतभेद को नियोलिथिक क्रांति का नाम दिया गया है, जो 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद वेरे गॉर्डन चाइल्ड द्वारा गढ़ा गया शब्द है। कृषि प्रौद्योगिकी के विकास और बढ़ती विशेषज्ञता का एक संभावित फायदा अतिरिक्त फसलों के निर्माण, दूसरे शब्दों में समुदाय की तत्काल जरूरतों से अधिक भोजन की आपूर्ति की संभावना थी। अतिरिक्त फसलों को परवर्ती उपयोग के लिए भंडारित किया जा सकता है या संभवतः अन्य आवश्यक सामग्रियों या सुख साधनों के लिए अदल बदल किया जा सकता है। कृषि जीवन सुरक्षा प्रदान करती थी, जबकि देहाती जीवन ऐसा करने में असमर्थ थी और अनुद्योगशील कृषक जनसंख्या में खानाबदोश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने लगी। हालांकि आरंभिक किसानों पर भी सूखे या कीड़ों की वजह से होने वाले अकाल का प्रतिकूल असर पड़ता था। उदाहरण स्वरूप, जहां कृषि जीवन का प्रबल साधन बन गया था, इन कमियों की संवेदनशीलता खास तौर पर तीव्र हो सकती थी, जो कृषक जनसंख्या को इस हद तक प्रभावित कर सकता था जिसे अन्य प्रकार से संभवतः पूर्व शिकारी समुदायों ने नियमित रूप से अनुभव नहीं किया था। फिर भी कृषि समुदाय आमतौर पर सफल साबित हुए और खेतीबाड़ी के तहत उनका विकास और विस्तार जारी रहा। इनमें से कई नए नवेले कृषि समुदायों से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन एक तरह का आहार था। क्षेत्र, मौसम, उपलब्ध स्थानीय पौधा और पशु संसाधनों और ग्राम्य जीवन और शिकार के आधार पर पूर्व कृषक आहारों में अंतर था। उत्तर कृषक आहार सफलतापूर्वक खेती से उत्पन्न अनाजों, पौधों के एक सीमित पैकेज और विभिन्न प्रकार के पालतू जानवरों और पशु उत्पादों तक सीमित था। शिकार और एकत्रीकरण द्वारा आहार का अनुपूरण भूमि की वहन क्षमता से ऊपर जनसंख्या और उच्च अनुद्योगशील स्थानीय जनसंख्या सघनता द्वारा परिवर्तनीय ढंग से बाधित थी। कुछ संस्कृतियों में वर्धित स्टार्च और पौधों की प्रोटीन की तरफ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इन आहार संबंधी परिवर्तनों से संबंधित पोषण लाभ और कमियां और आरंभिक सामाजिक विकास पर उनका समग्र प्रभाव अभी भी बहस का मुद्दा है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का बढ़ा हुआ घनत्व, जनसंख्या की घटी हुई गतिशीलता, पालतू जानवरों की बढ़ी हुई निरंतर निकटता और अपेक्षाकृत घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों का निरंतर व्यवसाय ने स्वच्छता जरूरतों और रोगों के पैटर्न को बदल दिया होता। नियोलिथिक लोग कुशल किसान थे, जो फसलों की चौकसी करने, उनकी कटाई करने और उन्हें प्रसंस्कृत करने जैसे दरांती ब्लेड और पीसने का पत्थर और खाद्य उत्पादन जैसे मिट्टी के बर्तन, हड्डी के सामान के लिए आवश्यक तरह तरह के औजारों का निर्माण करते थे। वे अन्य प्रकार के पत्थर के औजारों और गहनों का निर्माण करने में भी कुशल थे, जिनमें प्रक्षेप्य सुई माला और मूर्तियां शामिल थीं। लेकिन बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिष्कृत पत्थर की कुल्हाड़ी अन्य सभी औजारों में सर्वश्रेष्ठ था। बसूला की सहायता से उदाहरण के तौर पर आश्रय संरचनाओं और नावों के लिए लकड़ियों को आकार देने की वजह से नई नवेली कृषि भूमि का इस्तेमाल करने में वे सक्षम हुए। लेवंत, एनाटोलिया, सीरिया, उत्तरी मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के नियोलिथिक लोग भी निपुण निर्माता थे, जो मकानों और गांवों का निर्माण करने के लिए मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल करते थे।
कैटल होयुक में मकानों को मनुष्यों और जानवरों के विस्तृत दृश्यों के साथ प्लास्टर और पेंट किया जाता था। यूरोप में टट्टरों और चित्रों से लंबे मकानों का निर्माण किया जाता था। मृतकों के लिए विस्तृत कब्रों का निर्माण किया जाता था। ये कब्र खास तौर पर आयरलैंड में काफी तादाद में हैं, जहां आज भी कई हजार कब्र मौजूद हैं। ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले नियोलिथिक लोग अपने मृतकों के लिए लंबे स्मारकों और चैम्बर मकबरों निर्माण करते थे और उच्च मार्गी शिविरों, हेंजों चकमक पत्थरों की सुरंगों और करसस समाधियों का निर्माण करते थे। भावी महीनों के लिए खाद्य का संरक्षण करने के तरीकों का पता लगाने के लिए भी यह जरूरी था, जैसे अपेक्षाकृत हवाबंद डिब्बों का निर्माण करना और संरक्षक के रूप में नमक जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करना। अमेरिकास और पैसिफिक के लोगों ने यूरोपीय संपर्क के समय तक नियोलिथिक स्तर की औजार प्रौद्योगिकी को बरकरार रखा। इसके अपवादों में महान झील क्षेत्र में पाए गए तांबे के कुछ कुल्हाड़ी और भाले की नोक शामिल हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में जटिल सामाजिक राजनीतिक संगठन निर्माण, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक ज्ञान एवं भाषाई संस्कृति के विकास के कई उदाहरण हैं, जो अफ्रीका और यूरेशिया की उत्तर नियोलिथिक घटनाक्रमों के समान हैं। उनमें इनका माया प्राचीन हवाई एज़टेक, इरोक्यूओइस, मिसिसिपियन और माओरी शामिल हैं। अधिकांश कपड़े संभवतः जानवरों की खाल से बने होते थे, जैसा कि बड़े पैमाने पर मिली हड्डी और सींग की सुइयों से पता चलता है, जो कपड़ों की बजाय चमड़े को सिलने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हालांकि ऊन के कपड़े और लाइनेन संभवतः ब्रिटिश नियोलिथिक युग में उपलब्ध थे। इस बात का संकेत मिलता खुदाई में प्राप्त छिद्रयुक्त पत्थरों से मिलता है, जिनका इस्तेमाल आकार के आधार पर शायद धुरी छल्ले या करघे के वजन के रूप में किया जाता था। नियोलिथिक युग में पहने जाने वाले वस्त्र संभवतः ओजिद आइसमैन द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की तरह ही होंगे। हालांकि वह न तो ब्रिटिश था और न ही नियोलिथिक, क्योंकि वह परवर्ती ताम्र युग से संबंध रखता था। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। यहां उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्र युग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्हू डेरों तथा विजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटाइलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।